हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, पूरी इन डेप्थ बात करेंगे ताकि टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत सारे व्यूज़ दिख रहे हैं वीडियो पे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो इंकरेजमेंट मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का पता भी लगता रहे, और लाइक बटन को प्रेस कीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए जिसको कहते हैं, और रिलेटेड टर्म्स टू एनपीए। जल्दी से समझ लेते हैं। अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज अ लोन और एन एडवांस for which the principal or interest payment remained overdue for a period of 90 days or more। तो सिंपल भाषा में आपने एक मिस्टर XYZ को लोन दिया। उनकी लोन की पहली किश्त मार्च 2023 में शुरू होनी थी। उन्होंने लोन की पहली किश्त दी। दूसरी किश्त 2 महीने बाद मई में थी, तो उनकी मई की किश्त नहीं आई टाइम पे। मई 10 को किश्त आनी थी, मई 10 को किश्त नहीं आई, और जून 10 को 30 दिन हुए, जुलाई 10 को 60 दिन हुए, अगस्त 10 को 90 दिन हो गए। तो अगस्त 11 को दोस्तों मिस्टर XYZ का अकाउंट वो बैंक एनपीए कैटेगरी में डाल देगा। एनपीए यानी कि अब इस एसेट से रिटर्न्स आने बंद हो गए हैं। एसेट मतलब बैंक जो लोन देती है बोरोवर्स को, वो उनके लिए एसेट होता है क्योंकि उससे इनकम जनरेट होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासीफाई एनपीएस फर्दर इनटू सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट। तो दोस्तों, जब एक लोन अकाउंट में 90 दिन का डिले हो जाता है पेमेंट आने में, इंस्टॉलमेंट आने में, तो बैंक उसको एनपीए क्लासिफाई कर देती है। एनपीए की सबसे पहली कैटेगरी को कहते हैं सब स्टैंडर्ड, यानी कि जो 91st डे लोन अकाउंट एनपीए में जाएगा तो 91st डे को हम उसे सब स्टैंडर्ड कहेंगे। वहां से सब स्टैंडर्ड कैटेगरी का पहला दिन शुरू होता है, यानी कि 90 दिन खत्म होने के बाद अगले 365 दिन तक, यानी कि फॉर द फर्स्ट 12 months after the 90-day period is over, the first 12 months that loan asset which is now a bad asset will be termed as the substandard asset। अगर और फर्स्ट 12 months खत्म होने के बाद इस एसेट को अब हम डाउटफुल एसेट कहेंगे। डाउटफुल एसेट में प्रोविजनिंग अलग होती है, सब स्टैंडर्ड एसेट में प्रोविजनिंग अलग होती है। आगे चल के हम प्रोविजनिंग का मतलब समझेंगे। तो अब जल्दी से सब स्टैंडर्ड एसेट की डेफिनेशन तो मैं पढ़ ही चुका हूँ कि एन एसेट विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 12 months। That means the moment a loan turns overdue for 91 days, it shall be called a substandard asset for the first 12 months starting from the 91st day। और डाउटफुल एसेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। एन एसेट वुड बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ इट हैज रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 months। यानी कि जैसे ही 12 महीने खत्म हुए तो अब हम उसको सब स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे, अब हम उसको डाउटफुल कहेंगे। द डाउटफुल एसेट में रिमेन इन दिस कैटेगरी फॉर फर्दर 3 years, यानी कि अब अगले 3 सालों तक ये एसेट डाउटफुल ही कहलाएगा अगर उस पर कोई रीपेमेंट नहीं आती। 3 साल जब हो जाएंगे तो बैंक इस एसेट को लॉस डिक्लेयर कर सकता है। अब ये पढ़ते हैं इस पॉइंट को। एज पर आरबीआई दोस्तों, लॉस एसेट इज कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल, यानी कि अब बैंक उस पर उम्मीद छोड़ चुका है कि इस पर कुछ वापस पेमेंट आएगी, एंड of such little value that its continuance as a bankable asset is not warranted, although there may be some salvage or recovery value। इसको समझेंगे दोस्तों ध्यान से। आगे की लाइन एक बार पढ़ लेते हैं। Such loss can be identified by the bank or internal or external auditor।
बैंक में इंटरनल ऑडिटिंग टीम भी होती है और एक्सटर्नल ऑडिटिंग टीम भी होती है। तो वो लोग भी इस एसेट को लॉस डिक्लेयर कर सकते हैं, बैंक खुद भी इसको लॉस डिक्लेयर कर सकता है, और आरबीआई बैंकों की इंस्पेक्शन करती है। उस इंस्पेक्शन में आरबीआई भी इस एसेट को, इस बैड एसेट को लॉस डिक्लेयर कर सकती है। ओनली दोज एडवांसेस आर क्लासिफाइड एज लॉस वेयर नो सिक्योरिटी इज अवेलेबल और सिक्योरिटी अवेलेबल इज लेस देन 10% ऑफ द लोन वैल्यू। देखिए, जब बैंक लोन देता है तो कुछ सिक्योरिटी रखता है, तो हम उस लोन को तभी लॉस डिक्लेयर करेंगे अगर उस पे 3 साल तक पेमेंट नहीं आई है, 3 साल तक डाउटफुल कैटेगरी रहने में के बाद भी पेमेंट नहीं आई है, और उसकी सिक्योरिटी ना के बराबर है या फिर 10% से भी लेस है। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ द लोन वैल्यू। अब दोस्तों, ऊपर आप सोच रहे होंगे कि ये अलग अलग कैटेगरीज क्यों रखी गई हैं, बैंक को इससे क्या फ़ायदा है कि वो एसेट सबस्टैंडर्ड में रहे या डाउटफुल में रहे या लॉस में रहे। सबसे पहले तो दोस्तों, कैटेगराइजेशन से पता लगता है कि उस एसेट में पेमेंट कब से नहीं आया है, क्योंकि ये टर्म्स यूनिवर्सल हैं। तो अगर किसी एसेट के आगे डाउटफुल लिखा है तो वो पढ़ते ही स्टेटमेंट में समझ आ जाता है कि इसमें पेमेंट कब से नहीं आया है, और उसी प्रकार से उस पर रिकवरी प्रोसेस की वो होती है। रिकवरी प्रोसेस की कितना स्ट्रिक्ट रिकवरी प्रोसेस करना है वो भी इस एसेट से डिफाइंड होता है, एसेट कैटेगराइजेशन से। और एक चीज़ जो डिफाइन होती है एसेट कैटेगराइजेशन से, उसको कहते हैं प्रोविजनिंग फॉर लोन एसेट्स। जल्दी से समझ लेते हैं प्रोविजनिंग क्या होती है। प्रोविजनिंग इज द प्रैक्टिस, ये एक आरबीआई का रूल है, एक लॉ है कि हर एक बैंक को जो भी उसने लोन दिया है उसके अगेंस्ट उसको कुछ अमाउंट एक रिजर्व फंड में रखना है, और वो अमाउंट तभी यूज करना है जब वो लोन रीपेमेंट नहीं होता। यानी कि प्रोविजनिंग इज द प्रैक्टिस फॉलोड बाय अ बैंक वेयर सम अमाउंट is kept aside by the bank as a reserve to be used in case of failure in repayment of loan by the borrower। आपको जान के अच्छा लगेगा कि जब एक लोन स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड एसेट होता है, यानी कि अभी उस पर रीपेमेंट आ रही है, तब भी बैंक को कुछ अमाउंट उस लोन के अगेंस्ट प्रोविजनिंग में रखना पड़ता है। वो है 0.40% ऑफ द लोन वैल्यू इन केस द स्टैंडर्ड एसेट इज एन एग्रीकल्चर लोन और एमएसएमई लोन और रिटेल होम लोन, यानी कि जो इंडिविजुअल होम लोन होता है, तब ये प्रोविजन थोड़ी कम रिक्वायर्ड है, 0.15% कम रिक्वायर्ड है, 0.25% रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एसेट के अगेंस्ट प्रोविजनिंग बैंक को करनी ही करनी है। अगर एक लोन रीस्ट्रक्चर्ड है तो उसमें प्रोविजनिंग आपको बैंक को 5% ऑफ द लोन वैल्यू करनी है। दोस्तों, जल्दी से समझ लेंगे रीस्ट्रक्चरिंग किसे कहते हैं। लोन रीस्ट्रक्चरिंग मीन्स मेकिंग चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग लोन। कोई लोन बैंक ने दे रखा है, उसको वो रीस्ट्रक्चर कर रहा है। क्यों रीस्ट्रक्चर कर रहा है? वजह है कि बोरोवर पेमेंट नहीं कर पा रहा टाइम पे। अब बोरोवर टाइम पे रीपेमेंट नहीं कर पा रहा तो बैंक रीस्ट्रक्चरिंग करके बोरोवर की मदद करने की कोशिश करता है। रीस्ट्रक्चरिंग को रीफाइनेंसिंग नहीं कहते। रीफाइनेंसिंग एक गलत प्रैक्टिस होती है। उसमें एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन बैंक देता है, वो गलत होता है। रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि आपकी जो लोन ड्यूरेशन है उसको चेंज कर दिया जाता है, आपका समय लोन रीपे करने के लिए बढ़ा दिया जाता है, या फिर आपका ईएमआई अमाउंट जो आपकी इंस्टॉलमेंट है उसको घटा दिया जाता है ताकि आप आसानी से लोन रीपे कर सकें और अपने एनपीए को वापस स्टैंडर्ड कैटेगरी में ला सकें, या फिर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन पे उसको घटा दिया जाता है। तो बैंक्स डू रीस्ट्रक्चरिंग बिकॉज these are better options than declaring loan NPA।
अगर मान लीजिए एक लोन को बैंक ने एनपीए डिक्लेयर कर दिया, उससे बैंक का कोई फायदा नहीं है, कस्टमर का भी नुकसान है। तो इसलिए बैंक कोशिश करता है कि कस्टमर का लोन रीस्ट्रक्चर कर दें ताकि उस पर पेमेंट वापस आनी शुरू हो जाए। पेमेंट वापस आएगी तो वो बैड एसेट वापस स्टैंडर्ड एसेट कहलाएगा, बैंक का जो बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा, बैलेंस शीट ठीक हो जाएगी, एसेट क्लासिफिकेशन ठीक हो जाएगा। और अगर रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करी तो वो एनपीए बैंकरप्सी भी हो सकता है, यानी कि अगर बोरोवर अपना दिवालिया घोषित कर दे तो लीगली बैंक अब उससे कोई वैल्यू रिकवर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रीस्ट्रक्चरिंग करना बैंक और बोरोवर दोनों के लिए एक बेटर डील होती है। अब दोस्तों समझेंगे प्रोविजनिंग सब स्टैंडर्ड पे कितनी चाहिए होती है। अगर सब स्टैंडर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन है, मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है, अनसिक्योर्ड लोन उस लोन को कहा जाता है जिसमें सिक्योरिटी अमाउंट बैंक ने या तो नहीं लिया, कोई चीज़ सिक्योरिटी में नहीं रखी, या फिर जो सिक्योरिटी रखी है वो लोन के 10% से भी कम है, तो उसको हम अनसिक्योर्ड लोन कहेंगे। तो जब एक लोन एनपीए हुआ तो वो सब स्टैंडर्ड कहलाएगा। सबसे पहले सब स्टैंडर्ड में बैंक को प्रोविजनिंग ज़्यादा रखनी पड़ती है। अनसिक्योर्ड के केस में 25% और सिक्योर्ड लोन है वो सब स्टैंडर्ड हो गया तो 15%। अब सब स्टैंडर्ड के बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है डाउटफुल की। अगर डाउटफुल कोई लोन हो चुका है एनपीए होने के बाद तो 100% ऑफ द लोन वैल्यू रखना पड़ेगा बैंक को प्रोविजनिंग में, अगर वो लोन अनसिक्योर्ड है। और अगर वो सिक्योर्ड है तो पहले 12 महीने डाउटफुल होने में 25% अमाउंट लोन वैल्यू का प्रोविजनिंग में रखना पड़ेगा, और सेकेंड और थर्ड ईयर में 40% ऑफ द लोन वैल्यू प्रोविजनिंग में रखना पड़ेगा। दोस्तों एक बार उसको डाउटफुल हुए भी 3 साल हो गए हैं तो बैंक को सिक्योर्ड लोन में भी 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अब दोस्तों एक और टर्म जो इस टॉपिक में कवर होना चाहिए उसको कहते हैं राइटिंग ऑफ। अब ये समझ लेते हैं फटाफट ये क्या चीज़ है। अ लोन एसेट शुड बी रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ द बैंक्स। If the bank still wants to keep it on the books, then it must keep 100% loan value as a provisioning. दोस्तों जैसे एक लोन है उस पे पेमेंट आनी बंद हुई, वो एनपीए हुआ, 3 साल हो गए डाउटफुल हुए भी, तो उसको लॉस डिक्लेयर कर देना चाहिए बैंक को, ताकि वो बैंक की लेजर बुक्स से हटाया जा सके। उससे क्या फ़ायदे होते हैं उसको आगे पढ़ते हैं। और अगर उस बैंक उस लोन को बुक्स में रखना चाहता है तो उसको उतना ही वैल्यू अपना होल्ड करके रखना पड़ेगा 100% ऑफ द अमाउंट एज प्रोविजनिंग। तो यानी कि जो लोन डूबा वो तो अलग, साथ में उतना ही अमाउंट आपको अलग से प्रोविजनिंग के लिए भी रखना पड़ेगा। तो यानी कि वो भी आपका वैल्यू इन्वेस्ट आप बैंक फर्दर नहीं कर पा रहे। तो राइटिंग ऑफ अ लोन मीन्स बैंक रिमूव्स दैट बैड लोन फ्रॉम इट्स लेजर एंड ट्राइज टू क्लोज द अकाउंट बाय सेटलिंग फॉर अ म्यूचुअली एग्रीड लेसर अमाउंट फ्रॉम द बोरोवर। 10 लाख का लोन था, बैंक ने देखा लोन पे नहीं कर पा रहा बोरोवर, तो एक सेटलमेंट दोनों ने एग्री करी कि आप 5 लाख पे कर दो। वो सेटलमेंट अमाउंट जाहिर सी बात है लेस होगा। बैंक की कोशिश होती है कि प्रिंसिपल ही पे कर दो, 10 लाख ही पे कर दो। तो इसको कहते हैं राइटिंग ऑफ। म्यूचुअली एग्रीड अमाउंट पे वो लोन राइट ऑफ हो जाता है। राइटिंग ऑफ से बैंक को क्या फ़ायदा होता है? उन लोन्स को बैंक गवर्नमेंट को फाइल कर सकती है टैक्स रिबेट के लिए, और इसके अलावा बैंक की जो प्रोविजनिंग स्टक है वो प्रोविजनिंग हटा के बैंक उस अमाउंट को वापस एक फ्रेश लोन देने के लिए यूज़ कर सकता है। और क्या फ़ायदा होता है? जो सिक्योरिटी बैंक ने जमा करी थी एक सिक्योर्ड लोन में, वो सिक्योरिटी भी अब बैंक सेल कर सकता है और उससे भी जो इनकम रिकवर हो रही है, अमाउंट रिकवर हो रहा है, उसको बैंक अपना लॉस कवर कर सकता है।
उसके अलावा अगर बैंक ने फर्दर कोई इंस्टॉलमेंट बोरोवर को देनी थी, मान लीजिए क्रेडिट लाइन है तो उसमें थोड़ी पेमेंट शुरू में होती है और थोड़ी पेमेंट बाद में होती है, लेकिन अगर लोन बैंक ने राइट ऑफ कर दिया है तो वो बाकी का अमाउंट बैंक को पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है बोरोवर को। सो डिस्पाइट डूइंग ऑल दिस बोरोवर, और सबसे अच्छी बात ये सब स्टेप्स लेने के बाद भी बोरोवर इज स्टिल लाइबल टू पे अ रिटर्न ऑफ लोन इन द फ्यूचर इन केस हिज सिचुएशन चेंजेस। अब दोस्तों इससे जुड़ा हुआ एक और टर्म है लोन वेव ऑफ। तो लोन वेव ऑफ में क्या होता है, बैंक has chosen to relinquish the loan completely because the borrower has filed bankruptcy। मान लीजिए बोरोवर ने बैंक्रप्सी फाइल करी। पहले समझते हैं बैंक्रप्सी क्या होता है। बैंक्रप्सी इज अ लीगल टर्म, इज अ लीगल प्रोविजन जहां पे एक बोरोवर एक कोर्ट में पिटीशन फाइल करता है कि मैं अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से लोन अमाउंट नहीं पे कर पा रहा और आप जो भी मेरे एसेट्स हैं उसको आप सेल करवा के मेरे जो कर्जदार हैं उनको आप जो भी अमाउंट मिले रीपे कर दीजिए जितना भी हो, और मुझे मेरे उधार से, मेरी बोरोइंग से आज़ाद कीजिए, मुक्त कीजिए। तो आफ्टर फाइलिंग बैंक्रप्सी द बोरोवर इज फ्री फ्रॉम हिज डेट्स। तो ये एक लीगल प्रोविजन होता है, क्योंकि अगर एक बोरोवर ने पैसा लिया है और उसका काम नहीं चला तो वो कहाँ से लोन अमाउंट पे करेगा। तो उसको फर्दर हरासमेंट ना हो उसके लिए ये एक लीगल, एक कानूनी प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जैसा कि शुरू में भी कहा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके और हमें इंकरेजमेंट मिले और अच्छी और बेहतर वीडियोस आपके पास लाने के लिए। थैंक यू।